हैं। मैं माता वैष्णो देवी के साथ प्रार्थना करता हूं कि उनको कल ही चीफ मिनिस्टर बना दे, ताकि 72 घंटे के अंदर अंदर मेरे बेचारे जो डेली वेजर हैं, मेरे उनके पास कोई है ऐसा, उनके पास मंत्र है तो वो उस मंत्र को ना रोकें। मैं कहता हूं कि नॉमिनेट करके उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, इमीडिएटली इलेक्शन के बिना ही बना दीजिए, उनको चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, ताकि 72 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर अंदर मेरे रोज़गार बच्चे जो हैं, बेरोज़गार बच्चे जो हैं, मेरे डेली वेजर जो यहाँ सड़क पे हैं, मेरे होम गार्ड जो सड़क पे हैं, मेरे रहबरे खेल जो सड़क पे हैं, मेरे जो अनएम्प्लॉयबल बच्चे जो है सड़क पे हैं, उनका हल हो जाए, टोल उठ जाए, लोगों को बेहतरी हो, खुशहाली हो, सब लोगों की बेहतरी हो। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कल ही मनोज सिन्हा जी को चाहिए कि उनको स्वेर इन करा लें एज चीफ मिनिस्टर, और अगर उसमें 72 घंटे के अंदर अंदर वो, जैसे वो एक फिल्म आई थी आज का सीएम क्या, और अगर वो नहीं बन सकते, कोई कानूनी रुकावट है, तो उनको चाहिए कि बराए मेहरबानी वो जो मंत्र है 72 घंटे का, वो मंत्र जाके मनोज सिन्हा जी के कान में ज़रूर डाल दें, ताकि वो 72 घंटे में इम्प्लीमेंट करा सकें। वो हो जाए तो कुछ ना कुछ बेहतरी हो। रहना भाजपा के प्रधान है और भाजपा की सरकार है, तो उनकी हर बात को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वो बोलते हैं उसका एक वज़न होता है। क्योंकि ये मैं नॉन सीरियसली कैसे, भाजपा का प्रधान जम्मू कश्मीर का नॉन सीरियस तो नहीं हो सकता ना। जब वो कह रहे हैं तो वो ऐसे तो नहीं कह रहे होंगे कि मजाक कर रहे हैं, वो ज़रूर किसी तथ्यों पे बात कर रहे होंगे। और मैं यकीन करता हूं कि भाजपा ने अगर उनको प्रधान बनाया तो जिम्मेवारी से प्रधान बनाया, और वो जिम्मेवार आदमी हैं, एक्स लेजिस्लेटर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, और अगर उन्होंने कोई बात कही उसमें वज़न होगा, ज़रूर सोच समझ के उन्होंने बात की कि करें, तो मैं कहता हूँ कि जल्दी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर पार्टी में क्या कोई खिचड़ी पक रही है? जो ऐसे खिचड़ियाँ नहीं पकती, मेरी बात सुन लीजिए, ये सियासत में ऐसे खिचड़ियाँ नहीं पकती कि अगर खिचड़ी पक रही होती ना आपके पीछे, तो फिर वहाँ जाके क्यों जाना था, वहाँ स्टेज पे चढ़ना था। खिचड़ियाँ नहीं पकती, ऐसे खिचड़ियाँ नहीं पकती। बात यह है, जो खिचड़ी पकती है ना, उसका पता लगता है जब खिचड़ी बाहर आ गई होती है, उसके ऐलान पहले नहीं होना शुरू हो जाते कि खिचड़ी है। ये सियासत है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा। आज उनसे अपनी खास मुलाकात और ख़ास बातचीत की शुरुआत करें, उससे पहले हमारे सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राणा साहब, आपका भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। आपके माध्यम से मैं आपको और आपके सारे दर्शकों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। राणा साहब, इस समय अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सूरत हाल जो बना हुआ है, क्योंकि कश्मीर डिक्लेरेशन के बाद अब बहुत चर्चा में आ रहा है आपका जम्मू डिक्लेरेशन। मैं समझना चाहता हूँ क्या है ये जम्मू डिक्लेरेशन और क्यों इसकी ज़रूरत आपको लगती है कि यहाँ पर है? देखिए, जम्मू डिक्लेरेशन बुनियादी तौर पे एक हमारी कोशिश है कि जम्मू जो कि प्लूरलिस्टिक है, जिसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जम्मू से एक नैरेटिव निकले जो हर खित्ते की, हर मज़हब की, हर ज़ात की, हर बरादरी की, हर ज़ुबान की अक्कासी करे, और पूरे जम्मू कश्मीर का नैरेटिव जम्मू से निकले। जम्मू डिक्लेरेशन जो है वो जम्मू से एक आवाज़ निकलनी चाहिए जो पूरे जम्मू कश्मीर की हो, ताकि जम्मू कश्मीर जो है वो एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर बने। और ये आवाज़ अगर जम्मू से निकलती है तो किसी को क्या एतराज़ होना चाहिए? और इसमें कोई सियासत नहीं है, ये मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ। मेरी ये कोशिश है कि हम सब लोग सियासत को बालातर रख कर, अलग रख कर, कम से कम जो मुद्दे ऐसे हैं जिन पे राय आम बन सकती है, जिससे कि जम्मू कश्मीर की तरक्की हो सकती है, उन पे एक राय आम बनाए। मैंने इसके चलते कुछ ख़त लिखे हैं, भाजपा के जम्मू के नेताओं को भी लिखे हैं, कांग्रेस के नेताओं को भी लिखे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी लिखे हैं, भाजपा के बीएसपी के नेताओं को लिखे हैं, पैंथर्स के नेताओं को लिखे हैं। मैंने अलग अलग एकेडमिशियंस, इंटेलेक्चुअल जम्मू के जो हैं उनको लिखे हैं, और कोशिश ये कर रहा हूँ कि सब लोग जो हैं एक राय बनाएं कि क्या ये जम्मू डिक्लेरेशन बने, ताकि जिससे कि सब लोगों की इसमें राय आए। और ये इट इज़ अ नैरेटिव फ्रॉम जम्मू, बाय जम्मू, फॉर एंटायर जम्मू एंड कश्मीर, एंड देयर बाय द नेशन को स्ट्रेंथन करने की हमारी ये कोशिश है। और इसमें मैंने एक आइडिया दिया है और एक कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी ओनरशिप नहीं है। किसी को लगे कि मैं कोई सियासत इसमें कर रहा हूँ, तो मुझे कोई सियासत इसमें करने की शौक़ नहीं है। इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि सियासत को हम अलग रखें। अगर मेरी वजह से एक डिक्लेरेशन नहीं बनता है, मुझे अलग कर दीजिए, लेकिन आज
सिर्फ बात हम हर आदमी करता है, जम्मू से बात होनी चाहिए, जम्मू से बात होनी चाहिए, लेकिन वक्त आ गया है। आज हम तारीख के एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहां हमें जम्मू से एक आवाज़ निकालनी पड़ेगी जो पूरे जम्मू कश्मीर की हो, जिससे कि भारत मजबूत हो, जम्मू कश्मीर मजबूत हो। कश्मीर मेरा भी उतना ही है जितना कश्मीरी का है, तो मैं क्यों नहीं बात कर सकता हूं जम्मू कश्मीर के बारे में। और जम्मू का एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनना चाहिए, एक सोशियो इकनॉमिक नैरेटिव बनना चाहिए, जम्मू का अपना एक नैरेटिव बनना चाहिए। और उसके लिए मैंने सबसे गुजारिश की है, और ये मेरा नहीं, ओनरशिप नहीं है, किसी का भी हो, कोई भी करे। मैंने ये चिट्ठी में भी ख़ास तौर पे वाजे कर दिया है, क्लियरली लिख दिया है कि इसमें मेरी कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी को मेरी शक्ल ना पसंद हो सकता है किसी को मेरी सियासत ना पसंद हो, तो मुझे अलग रख लीजिए। इस वक्त जम्मू को इकट्ठे होकर एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम हमेशा बात करते हैं, उससे क्या मकसद होगा। और हमें अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठना पड़ेगा। और इस वक्त कोई इलेक्शन तो है नहीं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इकट्ठे हो जाइए सारे, कि कोई इकट्ठे करने की कोशिश, कई लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये कोई इकट्ठे करने की कोशिश नहीं। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि हर आदमी नैरेटिव दे, किसी भी माध्यम से दे। अब हरिओम साहब ने परसों एक आर्टिकल लिखा है जम्मू डिक्लेरेशन पे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने जो नैरेटिव दिया, उन्होंने कहा कि सिर्फ जम्मू डिक्लेरेशन सिर्फ जम्मू के बारे में हो। मैं उनसे एग्री करूं या नहीं करूं, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल है, उन्होंने बात की है, एक डिबेट शुरू हो गया है, और लोग लिख रहे हैं। मेरा ईमेल बॉक्स को देखिए, लोगों की चिट्ठियाँ आ रही हैं, मेल्स आ रही हैं, लोग बात कर रहे हैं, लोग एंथुजियास्टिक हैं। और अब हम नौजवानों के पास जाएंगे, क्योंकि कोई भी डिक्लेरेशन जो है वो अगर मैं समझूं कि मैं या हमारे जो सीनियर नेतागण हैं या वो समझें कि उन्हीं तक महदूद रहे तो वही करेंगे, वो नहीं है। डिक्लेरेशन लोगों में निकलनी चाहिए। लोग जो परेशान हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो जिसको रोज़ की आम आदमी को परेशानी होती है, जो बस में बैठता है, बस में जाता है, उसको क्या परेशानी होती है, कहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो उसको परेशानियाँ हो रही हैं, आवाज़ वहाँ से निकलनी चाहिए। और इसी आवाज़ को इसीलिए मैं अपने तक कन्फाइन नहीं कर रहा। मैं समझ रहा हूँ कि अगर ये डिक्लेरेशन को सही शेप लेना है तो इट हैज़ टू गो टू द पीपल, वो पीपल्स नैरेटिव बनना चाहिए, और उसी में मेरी कोशिश है। अगली स्टेज जो है, मैं सिर्फ कन्फाइन नहीं कर रहा, लोगों को कहेंगे कि आप प्लेटफॉर्म बना के आप आइए। अलग अलग विचारधारा की पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से मौजूद हैं, आपको लगता है कि एकजुट एक मंच पर आएंगी? मैं मंच पे लाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। देखिए ना, ये गलतफहमी है। मैं मंच पे लाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू की एक डिक्लेरेशन बननी चाहिए, और आप अपनी अपनी राय दीजिए क्या है, फिर हम नॉन पॉलिटिकल आम लोगों के सामने सबकी राय रखेंगे और लोगों से कंसेंसस बनवाएंगे। जिन मुद्दों पे कंसेंसस हो सकता है वो तो बनाइए। आप जम्मू की बात करते हैं, आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हम अपने देश को मजबूत करने की बात करते हैं, हम अपनी अपनी राय रखें और उस राय का एक कंपेंडियम बने कि साहब ये इश्यूज़ जो हैं इनमें पॉलिटिकल रसाकशी नहीं है, इन इश्यूज़ पे कंसेंसस बनाया जाए। अगर यहाँ के मुलाजमत जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रहनी चाहिए, इसमें कंसेंसस बनाने में क्या एतराज़ है। अगर यहाँ की ज़मीन जो है वो यहाँ के लोगों के पास रहनी चाहिए, उसमें कंसेंसस बनाने में क्या एतराज़ है। अगर नौजवानों के लिए जो आज अनएम्प्लॉयमेंट के लिए से मुतला हैं और तकलीफ़ में हैं, अगर उनके लिए एक रोड मैप साझा बनाया जाए, हम सब लोग कंट्रीब्यूट करें। क्या मैं नहीं चाहता कि जम्मू मजबूत हो? क्या आप नहीं चाहते कि जम्मू मजबूत हो? सियासत को अलग रखिए। सियासत एक तरफ, कोई इलेक्शन तो है नहीं, जिस इलेक्शन आएगी उस पर बात की जाएगी। आज अगर ये एक मेरी दिली आवाज़ है जिसको मैंने आगे किया, और इसमें कोई सियासत नहीं है, और ये ना मेरी पार्टी की आवाज़ है, ना कुछ, मेरी इंडिविजुअल आवाज़ है, और मैं इस आवाज़ को चलाता रहूँगा, चाहे मुझे जो मर्ज़ी करना पड़े। लेकिन प्लूरलिस्टिक जम्मू से एक ऐसी आवाज़ निकलनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर की आवाज़ बने, जिसमें हर खित्ते की आवाज़ जो है उसमें हो, हर मज़हब की आवाज़ हो, हर वर्ग की आवाज़ हो, हर छोटे बड़े की आवाज़ हो। वो कोशिश है। कश्मीर में सियासी फ़ायदा उठाने के लिए गुपकार डिक्लेरेशन का जो गठन हुआ, जिसमें सभी कश्मीरी जो पार्टी हैं उन्होंने अपना अपना विचारधारा के साथ, अलग अलग विचारधारा के साथ होने के बावजूद एक मंच पर आए, तो क्या जम्मू में भी ऐसा पॉसिबल है कि
जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ जुटे ताकि भाजपा का मुकाबला। देखिए जी, मैं गुपकार डिक्लेरेशन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जो भी मेरी राय होगी गुपकार डिक्लेरेशन की, जब वर्किंग कमेटी पार्टी की होगी उसमें रखेंगे हम। मेरी अपनी राय होगी। गुपकार डिक्लेरेशन का जम्मू डिक्लेरेशन से लेना देना कुछ नहीं है। जम्मू की हमेशा हमने अपने हर फोरम में उठाई, पार्टी के फोरम में भी उठाई और बाहर भी उठाई। आज मेरी ये समझ कहती है कि आज वक्त आ गया है कि जम्मू को अपना एक नैरेटिव बनाना चाहिए, नहीं तो जम्मू हमेशा सफ़र करेगा। हम हमेशा कहते हैं जम्मू के ख़िलाफ़ ये हो गया, कश्मीर के साथ ये हो गया, फलाने के साथ ये हो गया, वो ये कर गया, वो कर गया। इससे फॉल्ट लाइंस बढ़ गई हैं। फॉल्ट लाइंस को क्लोज़ करना है, आपस में लोगों को जुड़ना है, आपस में लोगों को मिलना है, आपस में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद बनाना है, आपस में रिश्ते मजबूत करने हैं। नहीं तो ये इतनी दूरियां बढ़ती जाएंगी, इतनी दूरियां बढ़ती जाएंगी, ये किसी के हाथ में नहीं रहेंगी। ये दूरियां, ये आपसी मतभेद लोगों के बढ़ते जा रहे हैं। हमारी ये कोशिश है, ये फॉल्ट कहीं अगर कपड़ा फटा है तो उसको रफू करना है। अगर मैंने गलती की मैं माफ़ी मांग लूँ, आपने गलती की आप माफ़ी मांग ली, इसमें सियासत नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में जो भी रह रहा है वो मेरा भाई है, वो भारतीय है। और अगर मेरे आपस में मेरे कोई रिश्ते में कोई फ़र्क आ रहा है, अगर उन रिश्तों को नज़दीक ला के अगर मैं जम्मू कश्मीर को मजबूत करता हूँ और उसके फिर भारत उससे मजबूत होता है, तो इस कोशिश में हर एक को आना चाहिए। या फिर आदमी कह दे कि नहीं साहब, मैं तो सिर्फ सियासत है मेरी, तो मैं तो बस वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हूँ, मुझे कुछ जम्मू कश्मीर से नहीं लेना है। आज एक कोशिश होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर को हम मजबूत करें और इस आवाज़ को हर जगह ले जाएं। मैं आपसे भी कहूँगा रमन सैनी जी, आप भी इस आवाज़ को ले जाइए, आप आवाज़ बनाइए। जम्मू डिक्लेरेशन मेरी कोई जायदाद नहीं है। और कोई ये जो समझ रहे हैं ना, ये जो कोई इसको रंग देंगे, पता नहीं क्या सियासत खेलनी, क्या सियासत खेलनी है इसमें? आज कौन सी सियासत है? आप रोज़ हम लोग कहते हैं जम्मू के होनी चाहिए। मैं सिर्फ सबसे आह्वान कर रहा हूँ कि आइए अपनी बात रखिए कि क्या रखनी है और रख के उसको आगे चलाएं। सिर्फ बात करने से क्या होगा? आज के जो लोगों के मसाइल हैं उनका हल भी तो कोई ढूंढना है। और जम्मू कश्मीर जो है, उसमें जम्मू जो है उसने एक हमेशा बड़ा रोल अदा किया है। ये स्टेट के गठन में जम्मू कश्मीर का रोल रहा, जम्मू का रोल रहा। महाराजा गुलाब सिंह ने स्टेट का गठन किया। इस जम्मू ने हमेशा दिल खोल के बाजू खोल के हर आदमी को लिया। जब माइग्रेंट कश्मीर से आए, जम्मू ने उसके लिए हाथ खोला। जब माइग्रेंट डोडा से आए, जम्मू ने हाथ खोला। और जम्मू ने हर एक को पनाह दी, कभी किसी को निराश नहीं किया। जम्मू ने एक हमेशा पॉजिटिव रोल अदा किया। आज भी जम्मू के लिए एक रोल बनता है, लेकिन उस रोल के लिए एक नैरेटिव बनाने की ज़रूरत है। स्टेट जब यूटी में तब्दील हुई, उसमें भी जम्मू का बड़ा रोल था। किस बात के लिए जम्मू का रोल? जम्मू के ही लोगों ने बीजेपी को चुनकर सामने नहीं, वो देखिए, फिर मैं सियासत में नहीं जाना चाहता। मैंने अगर रविंदर रैना जी को चिट्ठी लिखी है तो मैंने इसलिए लिखी है कि जम्मू के एक सीनियर लीडर हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रधान हैं और रूलिंग पार्टी के प्रधान हैं। मैंने अगर डॉक्टर करण सिंह साहब को चिट्ठी लिखी है तो डॉक्टर करण सिंह साहब पूरे विश्व में जाने मानी एक शख्सियत है, उनको लिखी। अगर मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब को लिखी है चिट्ठी, वो जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं और पूरे भारतवर्ष में उनका नाम और ख्याति। मैंने कोशिश की है कि हर आदमी हमें गाइड करे। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरे दिमाग में बात आई, मैंने सबके पास रखी, सब आशीर्वाद दें, बताएं क्या। और मैं ओनरशिप भी नहीं ले रहा ना, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि मैं ही जम्मू डिक्लेरेशन का मालिक बन के तो कन्वीनर बनने जा रहा हूँ। मैं कोई नौकरी नहीं ना ढूंढ रहा। और मैंने यहाँ तक कहा है कि अगर मेरी वजह से जम्मू डिक्लेरेशन में एक कंसेंसस बनने में कहीं आड़े आता है, देवेंद्र राणा पीछे हट जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्योंकि आज नैरेटिव बना, ये मेरी सोच है कि अगर नैरेटिव नहीं बनेगा फिर सारी उम्र यही बातें करते रहेंगे, जी जम्मू का ये नहीं हुआ, फलाने का ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बात तो करिए, फिर नैरेटिव बनाइए। क्यों नहीं बनाते हैं? अगर सही मायने में दिल में हित है तो सभी इकट्ठे होकर क्यों नहीं नैरेटिव? राणा की तरफ से कोई जवाब मिला आपको? अभी जवाब कोई नहीं आया। मैंने उनको लिखा, मैंने और भी बीजेपी के लोगों को लिखा, ऐसा नहीं है। मैंने बीजेपी के सारे जितने, मैंने हर पार्टी के हर नेता को लिखा है। कोशिश की है कि हर एक को कोई रह गया हो, डोडा, पुंछ, राजौरी, जितने भी जम्मू रीजन के लीडर हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये नैरेटिव जम्मू से निकले। हर पार्टी के, अपनी पार्टी के भी लोगों को मैंने लिखा है। मैंने हर एक, मैंने बीजेपी के कई लीडरों से बातचीत की इसी मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा कि देखिए, जब
70 साल तक सत्ता में थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, तब उनको जम्मू की याद नहीं आई, जम्मू डिक्लेरेशन की याद नहीं आई। आज विपक्ष में आ गए हैं, धारा 370 टूट गई है, गुपकार डिक्लेरेशन का गठन हो गया है, तो आज जम्मू के लोगों को लुभाने के लिए जम्मू डिक्लेरेशन की बात की जा रही है। देखिए, भाजपा के किस आदमी ने ये बात कही मुझे पता नहीं, लेकिन जो संजीदा लोग हैं वो बड़ी सीरियसली इसको ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि 2019 के बाद हालात बदले हैं और जम्मू डिक्लेरेशन जो है वो एक रिक्वायरमेंट है। ये कश्मीर गुपकार डिक्लेरेशन की एवज में नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर का ढांचा जो है वो बदल गया है और इस बदलते हालात में एक नया जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है और एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ हम इसको ले रहे हैं। इसको नेगेटिविज्म में क्यों? 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रूल किया या नहीं किया, वो 70 साल वैसे नहीं किया, पर चलो अगर 70 साल किया नहीं लाया, लेकिन किया या नहीं किया, मैं उस बहस में नहीं इस वक्त पढ़ना। अगर मैं उस बहस में पढ़ूँ तो फिर सियासत आ गई। अब मुझे बताइए, हर आदमी कहता है जम्मू का भला होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि भाई बताइए क्या क्या करना है जिससे जम्मू का भला हो, तो उसमें किसी को एतराज़ क्या हो सकता है? अच्छा जी, चलिए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी पॉलिटिक्स को आप छोड़ दीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आपको मेरी शक्ल नहीं पसंद ना, आप मेरी चिट्ठी फाड़ दो, अपना नैरेटिव तो दो। मैं क्या कह रहा हूँ कि नैरेटिव दीजिए, और मुझे थोड़ा देना है, कोई मुझे जवाबदेही थोड़ी है। मैं थोड़ा कोई कह रहा हूँ कि मैंने कोई पार्टी बना रहा हूँ जम्मू डिक्लेरेशन पार्टी की, भाई आओ तो जुड़ जाओ, या मैं कोई कह रहा हूँ कि एक फोरम बना रहा हूँ। नहीं, ये एक डिस्कशन है, आइडियाज़ फ्लो होने चाहिए। आइडियाज़ हो गए शुरू, आप पढ़िए, हरिओम जी ने लिखा, कल अनिल आनंद लिख रहे हैं, लोग मुझे लिख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स लिख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। एक आइडिया ललकार रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कि जब धारा 370 को हटाना था तो उन्होंने कहा था कि ना हटाना बात की बात है, लेकिन कम से कम इस पर चर्चा शुरू होनी चाहिए। क्या उसी तरीके की एक चर्चा आप यहाँ शुरुआत करना चाहते हैं? मेरी कोशिश ये है कि एक नैरेटिव जम्मू से बनना ज़रूरी है, हम हों या ना हों। अगर जम्मू को आगे ले जाना है तो जम्मू से एक नैरेटिव जम्मू कश्मीर का निकलना चाहिए। क्यों हर नैरेटिव जम्मू कश्मीर का कश्मीर से ही निकले? अगर जम्मू से निकल रहा है तो क्या परेशानी है? मुझे एक बात बताइए, जो कहते हैं कि जी 70 साल नहीं किया, अच्छा जी 70 साल मैंने नहीं किया, आज मैंने किया, तो आप उसमें क्या एतराज़ है? करना चाहिए। सर, एक सवाल हो रहा है कि जब भी गुपकार डिक्लेरेशन के बारे में आपसे बातचीत होती है तो आप जिस तरह से एक सवाल को किनारा कर देते हैं और कहीं ना कहीं आप ये अंदेशा देते, ये एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि जो गुपकार डिक्लेरेशन बना है उससे देवेंद्र राणा जी नाराज हैं और उसके सहमत में नहीं। देखिए जी, गुपकार डिक्लेरेशन के बारे में मेरी अपनी राय होगी, वो राय मैं वर्किंग कमेटी के सामने रखूँगा, और मैंने अपनी राय शायद लीडरशिप के सामने पहले भी रखी होगी। वो मेरे और मेरी पार्टी के अंदर की बात है, मैं आपके साथ क्यों करूँगा। अभी राजनीतिक जिस तरह से सूरत हाल जम्मू कश्मीर में चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार उथल पुथल चल रही है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में, और ख़ास तौर पर पीडीपी का जो इस समय हाल बन चुका है पूरे रियासत के अंदर, चाहे जम्मू प्रोविंस की बात कहें चाहे कश्मीर प्रोविंस की बात कहें, लगातार उनके लीडर छोड़ के जा रहे हैं, कहीं दूसरी पार्टियों में ज्वाइन कर रहे हैं। पूरे नैरेटिव को अगर हम देखें जो एक सियासी सूरत हाल जम्मू कश्मीर में बना है, किस तरह से देखते हैं आप? मैंने आपको कहा कि प्रोसेस ऑफ चर्निंग, वो चिट्ठी लाना भाई जो मैंने लिखी है, मैंने कहा कि प्रोसेस ऑफ चर्निंग है, और मैं ये समझता हूँ कि एक नई शुरुआत हो रही है, तो इसमें लोगों को चाहिए कि जम्मू डिक्लेरेशन एक बनाए। जम्मू से जो प्लूरलिस्टिक जम्मू से आवाज़ निकलेगी वो पूरे हिंदुस्तान में जाएगी और उसका इम्पैक्ट होगा, और मुझे लगता है कि उससे जम्मू भी मजबूत होगा, जम्मू कश्मीर भी मजबूत होगा, भारत भी मजबूत होगा। देखिए, जो मैंने चिट्ठी लिखी है उसके पहले ही पैराग्राफ में ये आपके सवाल का जवाब आता है। मैंने लिखा है, एज़ यू आर अवेयर जम्मू, ये मैं आपके माध्यम से एक किस्म से चिट्ठी पढ़ के हर एक को न्योता दे रहा हूँ कि करें। As you are aware, Jammu and Kashmir is on the crossroads of history and a process of churning is happening. मैंने लिखा पहले ही सेंटेंस में, I feel Jammu, which is a pluralistic region of the state, can play a very crucial role in the prevailing circumstances and be the pivot of change. I have proposed that Jammu Declaration must emerge out of Jammu, which is a narrative of Jammu, by Jammu, for the entire state of Jammu and Kashmir, which represents the aspirations of the people of the state across regions, sub-regions, religions and ethnicities. It must also come out with a roadmap to bridge fault lines that exist through a process of inter-region, intra-regional, inter-religion dialogue to set the pace for a resurgent Jammu and Kashmir and its restoration to its pristine glory. You are an informed person who has an in-depth understanding of the prevailing socio-political dynamics, and so I humbly
सीक योर गाइडेंस। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भैया कोई मुझे आके कोई to as to what Jammu Declaration should encompass to pave the way for an inclusive and strong Jammu and Kashmir. I may also submit to you that this effort is bereft of politics. इसमें कोई सियासत नहीं है. And I feel all of us in Jammu who represent different political ideologies must rise above politics and work together to cast Jammu Declaration for the good of Jammu, thereby J&K, and ultimately strengthen our great nation. I also want to reiterate that though I have just propounded the idea, it doesn't represent or grant exclusivity and least give me the ownership. मैं साफ कह रहा हूँ कि भैया कोई मेरा बोल लेना. It has to be the people's narrative emerging out of a broader consensus. I also submit to you that this is purely an individual effort, sans politics. I'm eagerly waiting for your guidance. अब बताइए इस चिट्ठी में कौन सी सियासत है? राय बनानी है, बनाइए. क्यों नहीं? आप क्या चाहते हैं कि नहीं जम्मू नैरेटिव बने? नहीं, एक मिनट मुझे बताइए. चलिए, आप कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये क्या वो लोग नहीं चाहते कि जम्मू का एक नैरेटिव बने? क्यों नहीं बने? क्या उनका राय है क्यों नहीं बने जम्मू का एक नैरेटिव? आप मुझे बताइए. आप जम्मू करते हैं कई बार, क्यों नहीं जम्मू का एक नैरेटिव बने? जम्मू क्यों नहीं एक नैरेटिव दे? जम्मू क्यों एक नैरेटिव नहीं दे सकता? आपके हिसाब से ये खाली जम्मू की जो मुश्किलात हैं उनको, हाँ मैंने कहा जम्मू से एक आवाज़ निकलेगी, प्लूरलिस्टिक जम्मू से, क्योंकि इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, अलग अलग मज़हब के लोग जम्मू में रहते हैं. जम्मू के सारे एक कंसेंसस की आवाज़ निकले, जो प्लूरलिस्टिक जम्मू से पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज़ निकले. आखिर ये स्टेट हमारी भी है ना, तो जम्मू खित्ता जो है वो एक अहम खित्ता है जम्मू कश्मीर का. लेकिन आपको लगता है कि जिस स्टेट पर आज पिछले 70 सालों से कश्मीरी हुक्मरान, सर एक मेरा जवाब दीजिए. अगर कश्मीर जम्मू कश्मीर की बात करता है तो आपको कोई इतराज़ नहीं है, तो अगर जम्मू बात करता है जम्मू कश्मीर की तो उसमें मेरा सवाल ये है कि जिस जम्मू कश्मीर पर पिछले 70 सालों से कश्मीरी हुक्मरानों का राज रहा है, वो क्या ये इस बात को कबूल करेंगे कि एक जम्मू से नैरेटिव हो जो पूरे जम्मू कश्मीर पर? तो क्या इसका मतलब ये है कि जम्मू अपना पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बना सकता, अपना एक आवाज़ नहीं बना सकता? किसी को पसंद आए या ना आए, हम क्या गलत बात कर रहे हैं? हम जम्मू के हित की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हित की बात कर रहे हैं, भारत के हित की बात कर रहे हैं. और ये जो हुक्मरान आप वर्ड यूज़ करते हैं, मैं इस पर डिस्प्यूट करता हूँ. ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जिसको चुनेगी वो राज करेगा. ये हुक्मरान वाला वर्ड जो है, ये इस पर मुझे एतराज़ है. और हमने हमेशा जम्मू की आवाज़ हमेशा रखी और आगे भी रखेंगे. और जम्मू से आवाज़ निकले, उस पर किसी को एतराज़ हो तो हो. हम कोई क्या जम्मू कश्मीर को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं? क्या हम हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात नहीं कर सकते? क्या जम्मू जो है वो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, एक उस सेकुलर इतिहास को मजबूत करने की बात नहीं कर सकता जम्मू? क्यों जम्मू को क्यों एक नैरो डाउन किया जाए? जम्मू आवाज़ निकालेगा और जम्मू से आवाज़ निकलेगी. मैं हूँ या ना हूँ, आप हों या ना हों, एक दिन आप देखेंगे जम्मू से एक नैरेटिव ज़रूर निकलेगा. लेकिन अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस नैरेटिव को हम सबटाज करेंगे, हम छोटी छोटी लड़ाइयों में रहेंगे, वक्त आएगा वो नुकसान के हकदार होंगे. मैं ये समझता हूँ और एहसास है मुझे कि आज जम्मू को एक नैरेटिव की ज़रूरत है. जम्मू डिक्लेरेशन निकलना चाहिए जो पूरे जम्मू कश्मीर का होना चाहिए. अपना दायरा जो है उसको वसी बनाइए, उसको नैरो डाउन ना करिए. क्या आप पार्टी लाइन से हटकर इस जम्मू डिक्लेरेशन? ये मेरी ज़ाती एफर्ट है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई इसमें पार्टी की मुदाखलत है. ये मेरी अपनी एक राय है. मैं जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए सियासत में हूँ और जम्मू के लोगों और जम्मू कश्मीर के लोगों के बेहतरी के लिए हूँ. मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ. ये मेरी अपनी एक ज़ाती राय है. सर, एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि प्रोफेसर भीम सिंह फारूक अब्दुल्ला से मिलने के लिए जाते हैं जब गुपकार डिक्लेरेशन का गठन हो रहा होता है, और जब पैंथर पार्टी का 40वां स्थापना दिवस होता है तो डॉक्टर साहब जाते हैं. उसका जम्मू डिक्लेरेशन नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर पार्टी में क्या कोई खिचड़ी पक रही है जो आगे? देखिए जी, देखिए जम्मू डिक्लेरेशन का उनके जाने और आने से कोई जम्मू डिक्लेरेशन से हटकर बात कर रहा हूँ. मैं सियासत करना ही नहीं चाहता आज की डेट में. और दूसरी बात आपको, और देखने में तो यही नजर आ रहा है. दूसरी बात यह है कि भीम सिंह जी ने सबको इनवाइट किया. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी किया, मुझे भी किया, कांग्रेस वालों को भी किया, मुल्ला राम जी भी वहाँ बैठे थे, सबको इनवाइट किया. उनका फाउंडेशन डे था. एक पॉलिटिकल पार्टी है, भीम सिंह एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंटिटी हैं, उन्होंने इनवाइट किया, सब लोग गए. कौन सी खिचड़ी पकनी है इसमें?
तो लेकिन पब्लिक में मैसेज यही जा रहा है ना कि पार्टी मतलब पीठ पीछे कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसमें देखने में ये लग रहा है कि पैंथर पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं एकजुट, ये क्या मेरी बात सुन लीजिए, मैं इस पर कोई बयानबाजी नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको बता दूं, शहर के कुछ बुजुर्ग होते हैं, भीम सिंह जी की पॉलिटिक्स से आप एग्री करें या ना करें, शहर के बुजुर्ग हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर बीजेपी को भी न्योता होता उनको भी जाना चाहिए था। जो जम्मू में भीम सिंह का भी एक रोल रहा है, चाहे ये नहीं होता एक शहर का बुजुर्ग है, अगर अपने लेवल पर कोई फंक्शन करते, लेकिन ये पार्टी का फंक्शन अगर उन्होंने अपने फाउंडेशन डे पे किसी को इनवाइट किया तो कोई इतराज नहीं पार्टी का फंक्शन था। नहीं, क्या इतराज हो सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी का यहाँ दिन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिन हुआ, भाजपा ने ऑर्गेनाइज किया, हम सब गए, मैं भी गया, सारे गए। गरदारी लाल, कुछ शहर के चिन्ह होते हैं, इसमें इतनी बात, गरदारी लाल डोगरा जी की किताब रिलीज हुई, गरदारी लाल डोगरा जी एक मायनाज हस्ती हुए हैं जम्मू कश्मीर के, प्रधानमंत्री जी आए, सब लोग हम गए। तो जेटली जी का वो, क्योंकि तो जेटली जी उसमें क्या फर्क पड़ता है, ये इन चीज़ों में मत देखिए। अब सियासत जो है वो बैटल ऑफ आइडियाज़ है, कोई जातियात थोड़ी। अगर कल आपका फाउंडेशन डे है तो आप मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि जातियात नहीं है, अगर आप उनके पर्सनल फंक्शन में जाते कोई इशू नहीं था, लेकिन ये पार्टी का फंक्शन था। सुनिए, अगर कल फाउंडेशन डे बीजेपी मनाती है या कांग्रेस मनाती है या सीपीआई मनाती है या बीएसपी मनाती है और वो सबको बुलाते हैं तो किसी को जाने में एतराज़ नहीं होना चाहिए। आपकी राय कुछ भी हो, लेकिन उसमें कोई ऐसा एतराज़ नहीं होने। अब अपने आप को इतना क्यों वो कर रहे हैं, वो वाई आर यू नैरोइंग योर सेल्फ। ये सियासत 6 तारीख को फाउंडेशन डे आ रहा है और उनको फारूक अब्दुल्ला साहब को इनविटेशन जाता है तो वो जाएंगे। वो तो फारूक अब्दुल्ला साहब जाने, आप जाएंगे। अगर वो सभी को फाउंडेशन डे पे बुला रहे हैं और सभी पार्टीज़ के लोग जो हैं उसमें शमूलियत करने को जा रहे हैं, और अगर वो ऑल पार्टी है फाउंडेशन डे तो उसमें मुबारक देने में क्या है। आप दिवाली पे मुबारक नहीं देते, आपका जन्मदिन है ना, फाउंडेशन डे जन्मदिन है, तो आप मुझे जन्मदिन पे बुलाते हैं, मैं आपको मुबारक देता हूँ, तो उससे क्या हो गया कि वो खिचड़ी पक गई। तो मैंने इसलिए सवाल ये पूछा था। अब ये ऐसे खिचड़ियाँ नहीं पकती, मेरी बात सुन लीजिए, ये सियासत में ऐसे खिचड़ियाँ नहीं पकती कि अगर खिचड़ी पक रही होती ना आपके पीछे तो फिर वहाँ जाके क्यों जाना था, वहाँ स्टेज पे चढ़ना था। खिचड़ियाँ नहीं पकती, ऐसे खिचड़ियाँ नहीं पकती। बात ये है जो खिचड़ी पकती है ना उसका पता लगता है जब खिचड़ी बाहर आ गई होती है, उसके ऐलान पहले नहीं होना शुरू हो जाते कि खिचड़ी है। ये सियासत है। अगर कोई आदमी जाता है किसी से मिलने तो उससे क्या हो, और इट इज़ अ बैटल ऑफ आइडियाज़। मेरे तलकात हर पार्टी के लोगों के साथ हैं और बड़े अच्छे तलकात हैं और ज़ाती तलकात भी हैं। उसका क्या मतलब है कि खिचड़ियाँ पक रही हैं, मैं आपसे मिल लूँ तो खिचड़ी पक गई, ऐसे नहीं होता। सर अभी अगर गुपकार डिक्लेरेशन की बात करें तो गुपकार डिक्लेरेशन में कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि महबूबा मुफ्ती अब मैं गुपकार डिक्लेरेशन की बात ही नहीं करना चाहता। वो उस बारे में बात करनी है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से करें, मैं ऑथोराइज्ड ही नहीं उस पर बात कर, उसका पार्ट नहीं है। मैं उसके बारे में ऑथोराइज्ड ही नहीं हूँ बात करने के लिए। जो मुझे बात करनी है गुपकार डिक्लेरेशन वो मुझे अपनी लीडरशिप से करनी है और अपनी पार्टी के अंदर करनी है। मौजूदा हालात मैंने की भी होगी और आगे भी करूँगा। मौजूदा हालात में देखें, अगर जिस तरह से अभी वाइन ट्रेडर्स जो हैं उनके ऊपर एक नई पॉलिसी जो है वो लागू की गई है, जिस तरह से डेली वेजर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कैजुअल लेबर्स हैं, उनकी मुश्किलात। मैं आपको बता दूं सैनी साहब, मेरा ये मानना है कि कोई भी नौकरियां हैं वो यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए। और मेरा तो ये भी कहना है कि जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ लग रहे हैं उनमें 90% जो है एम्प्लॉयमेंट जो है क्लास 4 की और 70% क्लास 3 की जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलनी चाहिए। जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, अब उनको मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और इसके लिए मैंने बार बार कहा भी है, आगे भी कहता रहूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो नेशनल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े इमारतें बन रही हैं, रोड, उनमें जो लोकल लोग हैं उनको मौका देना चाहिए, उनको कामकाज करने देना चाहिए। और जो लोकल लोग काम कर रहे हैं उनके लिए इकोसिस्टम बनाना चाहिए। ये जो सिद्रा के बाईपास पे लोग छोटी छोटी चाय की दुकानें लगा रहे हैं, वो बेवकूफ़ी कर दी। दो आदमियों ने वहाँ वो किराए पे दे के तो ताम झाम बना दिया। वो चाय की दुकानें 20-20, 25-25 साल से चल रही थी। चाय की दुकान वाला 5,000 रुपये कमाएगा, 7,000 रुपये कमाएगा, खोखा लगाया हुआ है, उसको बंद करने से क्या मिलेगा आपको।
और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जम्मू के कश्मीर के लोगों को मौका दीजिए कि वो अपना काम करें। बाहर से इन्वेस्टमेंट लाइए, लेकिन उनको भी कहिए कि भाई लोकल आदमी को इंगेज करिए। अगर यहाँ रिंग रोड बन रही है, रिंग रोड पे टिप्पर यहाँ का लगे, यहाँ का ट्रेलर लगे, यहाँ की मशीनें लगें, यहाँ का रोज़गार मिले, यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलें। वहाँ पे 90% लोग जो क्लास 4 पे लग रहे हैं वो उससे स्किल्स भी डेवलप होंगी। किश्तवाड़ में जब प्रोजेक्ट लगा या ये रामबन में प्रोजेक्ट लगा, चूँकि लोकल लोगों को लाया गया, लोकल लोग तैयार हो गए। टनलिंग में लोग एक्सपर्ट्स हो गए, स्किल्स डेवलप होंगे, वो फिर अपना रोज़गार करेंगे। आज एक आदमी अनएम्प्लॉयड यूथ होगा, एक टिप्पर डालेगा, टिप्पर चलाएगा, आहिस्ता आहिस्ता किश्त देगा, इसी रोड पे दूसरा टिप्पर भी डालेगा और इस तरह नौकरी मिलेगी। सर जो नई लिक्वर पॉलिसी आई है इसको किस तरह से देखते हैं? मुझे नहीं पता क्या है लिक्वर पॉलिसी, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा लिक्वर पॉलिसी में भी मुझे कुछ लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं, एक कहते हैं कि वो है बेवा है जिसका गुजारा, दूसरा कहते हैं कि एक अनफॉर्चुनेट केस है, यंग मैन है, वो हैंडीकैप्ड है, बेड रिडन है। ऐसे केसेस जो हैं, इनके केसेस को भी मद्देनज़र रख के पॉलिसी बनाए। स्टेट इज़ ए वेलफेयर स्टेट, स्टेट इज़ नॉट टू डिमोलिश इट्स ओन पीपल। तो इसमें एक देखना चाहिए क्या जिससे अब जैसे माइनिंग का है, इन्होंने टेंडरिंग करके ऑल इंडिया लेवल पे कर दिया, रेवेन्यू बढ़ाया, चलिए बढ़ा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एक क्लॉज रखें कि जो लोग भी टेंडर लेंगे कहीं से भी हों, 90% जो इक्विपमेंट और लेबर है वो जम्मू के कश्मीर के लोगों के, कोई एतराज़ नहीं, ले जाए, कोई शौकार ले जाए। ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट आएगी, मोस्ट वेलकम आए इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर यहाँ होटल्स खुलते हैं, यहाँ फैक्ट्रियाँ खुलती हैं, उनमें 90% अगर क्लास 4 और 75% क्लास 3 के लड़के लगते हैं तो उसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। उससे हमारे बच्चों को नौकरियाँ मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा। डेली वेजर यहाँ बैठे हैं, CISF BSF के लड़के बैठे हैं, 3000 आदमी सेलेक्ट हुआ, 1500 लग गया, 1500 अभी नौकरी। BSF बहुत बड़ा अदारा है, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूँगा उनको भी कहीं लगा दें ताकि लड़के लग जाएं। ऐसे नौकरी के ज़रिए बनाने चाहिए और हम सबको मिलकर, इसमें ये नहीं है तनकीद बना तनकीद। अब मनोज सिन्हा जी हैं, गवर्नर हैं, ज़मीन के साथ जुड़े हैं, लोगों की बातों को सुन रहे हैं, उस पर एक्ट कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि एक एम्प्लॉयमेंट का रोड मैप बना लेना चाहिए, उसमें सबकी राय ले लें, रोड मैप बना के उस पर अमल करें, क्योंकि वो लोगों से जुड़े हैं, लोगों और एक कोशिश जेन्युइनली कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरी हो, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा सर कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अभी जो सूरत हाल बनी हुई है और इन मुद्दों पर जब भी बीजेपी के लीडर से बात की जाती है तो वो कहते हैं, जिस तरह से रविंद्र रैना से जब बात होती है वो कहते हैं जिस दिन हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी तो पहली कैबिनेट के अंदर डेली वेजेस के जो समस्या हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी, जो मुश्किलात जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों से चल रही है वो सब दुरुस्त हो जाएगी। मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता, सरकार आज भी उन्हीं की है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर UT बनने के बाद दिल्ली की सरकार का अंश बन गया है और उन्हीं की सरकार है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि वो उन्होंने कहीं बयान दिया कि 24 घंटे में ये सारे मसले हल हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट कैबिनेट 24 घंटे में हो जाएगा, 48 घंटे में हो जाएगी, 72 घंटे में। मैं माता वैष्णो देवी के साथ प्रार्थना करता हूँ कि उनको कल ही चीफ मिनिस्टर बना दे, ताकि 72 घंटे के अंदर अंदर मेरे बेचारे जो डेली वेजर हैं, मेरे जो बेचारे रोज़गार वो हैं, क्योंकि उनके पास कोई है ऐसा, उनके पास मंत्र है, तो वो उस मंत्र को ना रोकें। मैं कहता हूँ कि नॉमिनेट करके उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, इमीडिएटली इलेक्शन के बिना ही बना दीजिए, उनको चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, ताकि 72 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर अंदर मेरे रोज़गार बच्चे जो हैं, बेरोज़गार बच्चे जो हैं, मेरे डेली वेजर जो यहाँ सड़क पे हैं, मेरे होम गार्ड जो सड़क पे हैं, मेरे रहबरे खेल जो सड़क पे हैं, मेरे जो अनएम्प्लॉयबल बच्चे जो सड़क पे हैं, उनका हल हो जाए, टोल उठ जाए, लोगों को बेहतरी हो, खुशहाली हो, सब लोगों की बेहतरी हो। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कल ही मनोज सिन्हा जी को चाहिए कि उनको स्वेर इन करा लें एज चीफ मिनिस्टर, और अगर उसमें मैं 72 घंटे के अंदर अंदर वो, जैसे वो एक फिल्म आई थी आज का CM क्या थी वो फिल्म, नायक करके, हाँ जी, नायक पता नहीं जो भी थी, वैसा ही कुछ ऐसा उनके पास जो मंत्र है वो करें। और अगर वो नहीं बन सकते, कोई कानूनी रुकावट है, तो उनको चाहिए कि बराए मेहरबानी वो जो मंत्र है 72 घंटे का, वो मंत्र जाके मनोज सिन्हा जी के कान में ज़रूर डाल दें, ताकि वो 72 घंटे में इम्प्लीमेंट करा सकें, वो हो जाए तो कुछ ना कुछ बेहतरी हो। सीरियसली लेते हैं उनकी बातों को? किन की? रविंद्र रैना की। रविंद्र रैना भाजपा के प्रधान हैं,
और भाजपा की सरकार है तो उनकी हर बात को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वो बोलते हैं उसका एक वज़न होता है। क्योंकि ये मैं नॉन सीरियसली कैसे, भाजपा का प्रधान जम्मू कश्मीर का नॉन सीरियस तो नहीं हो सकता ना। जब वो कह रहे हैं तो वो ऐसे तो नहीं कह रहे होंगे कि मजाक कर रहे हैं, वो ज़रूर किसी तथ्यों पे बात कर रहे होंगे। और मैं यकीन करता हूं कि भाजपा ने अगर उनको प्रधान बनाया तो जिम्मेवारी से प्रधान बनाया, और वो जिम्मेवार आदमी हैं, एक्स लेजिस्लेटर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। और अगर उन्होंने कोई बात कही उसमें वज़न होगा, ज़रूर सोच समझ के उन्होंने बात की कि करें, तो मैं कहता हूँ कि जल्दी हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू डिक्लेरेशन एक ऐसा मंच होगा जो जम्मू के लोगों की आवाज़ को उठाएगा और पूरे जम्मू कश्मीर में इसका कहीं ना कहीं विस्तार किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर किसी को उनके नाम पर परहेज है तो वो इस डिक्लेरेशन से हटने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि जम्मू डिक्लेरेशन